प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने जल संसाधन का अध्ययन किया और एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज हम। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको वो ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो के मध्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं उन्हें मैं डिस्कस करता हूं। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं और आप तक वह पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं भारतीय कृषि की। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम डिटेल एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 48.9 यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो लगभग 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यानी कि जनसंख्या का लगभग 50% मान लेते हैं हम, जनसंख्या का लगभग 50% भाग वह प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यानी भारत की जनसंख्या का 100 में से 50% जो भाग है वो अब किस पर आश्रित है? वो कृषि पर आश्रित है। पहले ये भाग 60-65% हुआ करता था, लेकिन अब अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल हो चुकी है। तो उसके अनुसार कृषि का जो भाग है या कृषि पर आश्रित जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे अब कम हो गई है। तथा देश का सकल घरेलू उत्पाद का ये 13.7 सन 2012-13 के प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या पहले लगभग 60% या उससे कहीं अधिक कृषि पर आश्रित थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रतिशत थोड़ा कम होता जा रहा है। भारत में कृषि कार्य प्रमुखतः जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर, अब देखिए इसमें होता क्या है कि कृषि कार्य जो होता है वो जीवन निर्वाह के लिए, यानी जीवन को व्यतीत करने के लिए हम कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि कृषि से हमें भोजन प्राप्त होता है, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चावल के रूप में हो, मक्का, बाजरा, ठीक है, तिलहन के रूप में हो या खाद्य सामग्री के रूप में हो। ये सब चीज़ें हैं। व्यावसायिक की औद्योगिक फसलों के रूप में भी हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एग्रीकल्चर जो होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। तो अपनी उदर पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक किसान जो होता है या जो कृषक होता है वो अपनी भूमि पर खाद्यान्नी फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। कुछ को वह अपने उपयोग हेतु रख लेता है, लेकिन कुछ जो खाद्यान्न की वस्तुएं या खाद्यान्न की जो फसलें वो उगा रहा है उन्हें बेचकर वह अपनी उदर पूर्ति के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। बड़ी जोतों पर अच्छे उपजाऊ मैदानी भागों में व्यावसायिक स्तर पर कृषि की जाती है। जहाँ बड़े बड़े उपजाऊ मैदान होते हैं, ठीक है, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से व्यावसायिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर कृषि कार्य किया जाता है। जैसे अमेरिका है, चीन है, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश हैं, वहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र होने के कारण, खेत बड़े होने के कारण वहाँ पर मशीनों के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। भारतीय कृषि पर काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा आयामों में परिवर्तन होता रहा है। भारतीय कृषि के काल मतलब 3 अलग अलग काल हम देखते हैं, जैसे ग्रीष्मकाल, शीतकाल, बसंत काल। इसी आधार पर हमारी भारतीय कृषि जो है वो ऋतु के आधार पर 3 भागों में बटी हुई है या 3 भागों में विभाजित है। ग्रीष्मकाल में हम खरीफ की फसल को बोते हैं,
शीतकाल में हम रबी की फसल को बोते हैं और बसंत काल में हम जायद की फसल को बोते हैं। तो ये 3 पैटर्न, 3 काल अलग अलग आते हैं और 3 फसलों के प्रारूप भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ ये कारण क्या होता है, जलवायु के कारण। किस कारण हो रहा है, जलवायु। हमारी जो जलवायु है, जो मौसमी दशाएं हैं, ये बदलती है एक वर्ष में, तो इस कारण से हम 3 अलग अलग प्रकार के समय में अलग अलग प्रकार की कृषि को अपनाते हैं। इसी कारण आज भारतीय कृषि के विविध स्वरूप है, यानी अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक वर्ष में ही हमें 3 प्रकार से अलग अलग पैटर्न से कृषि के रूप देखने को मिलते हैं। अब हम उनका अध्ययन करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि ये प्रकार कौन कौन से हैं। और यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कृषि में ऋतु के आधार पर, भारतीय कृषि में ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो 3 प्रकार की फसलें हैं, खरीफ की है, रबी की है और जायद की है। अब देखिए, खरीफ की फसल जो है ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न की जाती है। ग्रीष्म काल में ये शीतकाल की फसल है, शीतकाल की फसल है, ठीक है। और जायद की जो फसल है ये बसंत काल की फसल है। कौन से काल की, ये बसंत काल की फसल है। तो अलग अलग समय में अलग अलग बोई जाने वाली ये कृषि फसलें हैं। ये ग्रीष्म काल में बोई जाती है, ये शीतकाल में बोई जाती है और ये बसंत काल में बोई जाती है। तीनों के पैटर्न अलग अलग है। अभी हम चर्चा करेंगे आपको। और देखिए, खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल को बोने का समय आप देखेंगे तो खरीफ की फसल को बोने का समय ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए खरीफ की फसल क्या होती है बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। या खरीफ की फसल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। या रबी की फसल क्या होता है, या रबी से आप क्या समझते हैं, रबी की फसल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम खरीफ की फसल की बात करें दोस्तों, तो ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जून जुलाई का जो समय है वो कैसा समय है, ग्रीष्म काल का। कैसा समय है, ग्रीष्म काल का। और इसके बाद जो है वो वर्षा काल आ जाता है। जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर, यानी कि शीतकाल अभी शुरू नहीं हुआ, शीतकाल अभी शुरू नहीं हुआ है, शीतकाल अभी शुरू नहीं हुआ, यानी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, लेकिन बोई कब जाती है, जून जुलाई में। और जून जुलाई का जो वास्तविक समय होता है वो कब का होता है, ग्रीष्म काल का समय होता है। तो खरीफ की फसल ग्रीष्म काल की फसल है, तो बोने का समय क्या है, ग्रीष्म काल, जून जुलाई का समय, ये इंपॉर्टेंट है। और काटने का समय क्या, अक्टूबर नवंबर। अब ऐसी फसलों में हम किसे शामिल करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी फसलों में हम चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और आपको ध्यान रखना है कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है। तो मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द। अब देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चावल हम प्रतिवर्ष यूज़ में लेते हैं, लेकिन जैसे मक्का है, ठीक है, और मूंग है, मूंग की दाल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बाजरा है, मक्का है, इनका हम अत्यधिक सेवन जो करते हैं, यानी बाजरा और मूंग, इनका हम अत्यधिक जो सेवन करते हैं वो लगभग हम शीतकाल में करते हैं, ठीक है, शीतकाल के समय करते हैं। या आपने बाजरे से बनी हुई बाजरे की रोटी होती है, ठीक है, बाजरे का खिचड़ा होता है खाने में, राजस्थान के और भारत में लोग काफ़ी खाते हैं। तो ये बाजरे का जो प्रयोग हो रहा है, या मूंग का जो सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, वो हम कब करते हैं, शीतकाल में। तो हम उपयोग कब करेंगे, जब वो हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त जब भी होगा जब हम उपयोग करेंगे। तो हम उपयोग कब करेंगे, शीतकाल में। लेकिन इसके डेवलप होने के लिए तो समय चाहिए। तो डेवलप कब होती है, मतलब इसको उगाते कब है, तो जून जुलाई में। और इसको काटने का समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है। जो मानसून होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ग्रीष्म काल के बाद मानसून का समय होता है, तो मानसून के समय में ये और अत्यधिक उपजाऊ, अत्यधिक उत्पादन करती है। परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बोई जाती है। तो जहाँ पर वर्षा अधिक अच्छी नहीं होती है, लेकिन वहाँ इस तरह की फसलें यदि उत्पादित की जाती है, तो सिंचाई के माध्यम से फिर इन फसलों को उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने खरीफ की फसलों को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी की फसल।
अब रबी की फसल का मैंने बताया कि रबी की फसल शीतकाल की, तो उसका बोने का समय अक्टूबर नवंबर होगा। बोने का समय अक्टूबर नवंबर होगा, क्योंकि हमने एक फसल पहले प्राप्त कर ली है। अक्टूबर नवंबर में हमने खरीफ की फसल को प्राप्त कर लिया, तो अब खेत क्या हो गए खाली। अब जब खेत खाली हो गए तो फिर हमें कोई ना कोई अन्य फसल को बोना होगा। तो अक्टूबर नवंबर के समय जब हमने खरीफ की फसल को प्राप्त कर लिया, तो हम रबी की फसल को बोना शुरू कर देते हैं। तो रबी की फसल को बोने का समय क्या है, अक्टूबर और नवंबर, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में ही काट ली जाती है। और देखिए आप, मार्च अप्रैल के समय ही आपको पता है, मार्च अप्रैल के समय ही होली का त्यौहार आता है। ठीक है, और होली के त्यौहार में यानी होली का दहन जिस दिन होता है, उस दिन हम गेहूं की बालियाँ सेकते हैं। आपको ध्यान होगा, गेहूं की बालियाँ सेकते हैं। तो देखिए, रबी की फसल कब बोई जा रही है, अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जा रही है, अक्टूबर और नवंबर में। और मार्च अप्रैल में काट रहे हैं, मार्च अप्रैल में काटते हैं, और मार्च अप्रैल में ही होली आती है। मार्च अप्रैल में क्या आती है, होली। तो होली से ध्यान रहेगा आपको कि होली कब आती है, लगभग मार्च अप्रैल में। जब हम होली खेलते हैं तो ठंडे पानी से, थोड़ा ठंडी पानी भी आपको ठंडा लगता है ना, तो समय कब का होता है, मार्च या अप्रैल का समय होता है। और उस समय जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन शाम को या नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, गेहूं की बालियों को सेकते हैं। तो वो जो गेहूं की बाली होती है, वो गेहूं कैसा होता है, नया गेहूं हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, इस फसल में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें गेहूं प्राप्त हो रहा है। तो गेहूं की बालियों को सेकते हैं तो हमें नया गेहूं प्राप्त होता है। तो नया गेहूं कब प्राप्त हो रहा है, कौन सी फसल से हो रहा है, रबी की फसल से। कौन सी फसल से, रबी की फसल से। बोने का समय क्या है, अक्टूबर नवंबर, और काटने का समय क्या है, मार्च और अप्रैल। और मुख्य रूप से कौन सी फसल, गेहूं। मुख्य रूप से कौन सी फसल है दोस्तों, गेहूं। अब इसमें चना है, जौ है, तिलहन है, जीरा है, धनिया है, अफीम। तो ये अन्य फसलें भी इसमें बोई जाती है। चना, जौ, तिलहन, अलसी, सरसों। तिलहन में अलसी और सरसों दोनों को शामिल किया जाता है। जीरा, धनिया, अफीम। लेकिन मुख्य फसल क्या होगी, गेहूं और चना। मुख्य फसल क्या होगी, गेहूं और चना। और सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सी होगी, गेहूं। सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सी होगी, गेहूं। तो इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो नंबर पहली यानी नंबर 1 कौन है, खरीफ। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में। और इसमें हम किसका सेवन या किसको उत्पादित करते हैं, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। ठीक है, और दूसरी कौन सी, रबी। और रबी की फसल जब हम खरीफ को प्राप्त कर लेंगे तो हम रबी को उगा देंगे। रबी को उगाने का समय क्या है, अक्टूबर नवंबर, और खरीफ को प्राप्त करने का समय क्या, अक्टूबर नवंबर। फिर रबी की फसल को प्राप्त करने का समय क्या, मार्च अप्रैल, और मार्च में क्या आती है, होली, और होली पे क्या सेकते हैं हम, गेहूं की बालियाँ। तो इसलिए आपको ध्यान आ जाएगा, गेहूं की बालियाँ कब सीखती है, होली पर। होली कब आती है, मार्च अप्रैल में। और इसीलिए वहाँ जो मुख्य फसल है रबी की, वो कौन सी है, गेहूं की फसल। उसके अलावा चना भी है, जौ है, तिलहन है, जीरा है, धनिया है, अफीम है। लेकिन मुख्य फसल कौन सी है, तो गेहूं। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, खरीफ की फसल क्यों उपयोगी है, खरीफ की फसल से आप क्या समझते हैं, रबी की फसल से आप क्या समझते हैं। तो आपको पूरा लिखना होगा कि ये फसल इस समय बोई जाती है और इस समय काटी जाती है। इसमें ये फसलें उत्पादित की जाती है, चाहे वो रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे वो जायद हो। अब हम जायद की फसलें की बात करेंगे दोस्तों। तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल के टाइम में बोई जाती है और लगभग जून जुलाई से पहले हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि जून जुलाई में हम किसको बो रहे हैं, खरीफ को। और रबी कब प्राप्त कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में। तो अब खेत कब खाली है, मार्च से लेकर जून जुलाई तक। तो उसी बीच, उसी समय हम किसको बो देंगे, जायद को बोलेंगे, और प्राप्त भी कर लेंगे, क्योंकि कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं जायद फसलें। देखिए, अब जायद फसलें की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है, जिसे फरवरी से लेकर अप्रैल में बोई जाती है। तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आगे, इसमें से कभी भी फरवरी के लास्ट में या अप्रैल और मार्च के मध्य में बोई जाती है, और जून जुलाई के समय काट ली जाती है। और जून जुलाई में जैसे ही काटते हैं, खेत फिर खाली होते हैं, और फिर कौन सी फसल बो देते हैं, खरीफ की फसल हम बो देते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या आती है, हरी सब्जियाँ। ठीक है, चारे की फसलें आती हैं, तरबूज आता है, लौकी, ककड़ी, खीरा। अब देखिए, ये जो पेय फसलें एक प्रकार से, देखिए तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये फसलें जो हम प्राप्त करते हैं, ये जो तरबूज, लौकी, ककड़ी हम मोस्टली खाते हैं, ये आपको कब मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु में।
कब देखने को मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? लिक्विड जो पदार्थ होता है, ठीक है, पेय पदार्थ जो होता है लिक्विड फॉर्म में, वो अधिक हम यूज़ में लेते हैं। क्योंकि ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होता है, तो पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में हम लिक्विड फॉर्म ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो देखिए, तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, ठीक है, खरबूजा है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हम यूज़ में लेते हैं। और ये हम कब प्राप्त करते हैं? क्योंकि अत्यधिक तापमान कब होना प्रारंभ होता है? मई जून में प्रारंभ होता है, और जून जुलाई में हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ये फसलें हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, ये हमें प्राप्त होना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर हमने विभाजित कर दिया। 3 प्रकार की फसलें ऋतु के आधार पर आपको ध्यान रखनी है कि ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की। नंबर 1 खरीफ की फसल जो कि ग्रीष्म काल में, रबी की फसल शीतकाल में, और जायद की फसल वसंत काल में, ठीक है। तो देखिए, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इसमें शामिल है, और ये ग्रीष्म काल की फसलें हैं। नंबर 2 रबी की फसल, बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च अप्रैल। और इसमें कौन सी मुख्य फसल है? गेहूँ, क्योंकि गेहूँ की बालियाँ कब प्राप्त होती है? होली के समय, और होली कब आती है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसके अलावा चना, जौ, जीरा, धनिया, अफीम, और ये कैसी फसलें हैं? ऋतु के आधार पर रबी की, लेकिन यदि मौसम के अनुसार देखें तो शीतकाल की फसल। और तीसरी महत्वपूर्ण है जायद की फसल, जो कि हरी सब्जियों और चारे के लिए उपयोग में लाई जाती है। फरवरी से अप्रैल के मध्य बोया जाता है, और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। और ये समय कौन सा कहलाता है? वसंतकालीन समय, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद कौन सा समय लग जाता है? बसंत का मौसम लग जाता है ना, बसंत सीजन शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो जाती है अप्रैल में, और मई जून जुलाई तक आते थे ग्रीष्म काल जो समय होता है, या गर्मी जो होती है बहुत अत्यधिक हो जाती है, तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तापमान अधिक हो जाने के कारण हमें पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए जायद की फसल में हम पेय पदार्थ जो फसलें होती है हम उसको उत्पादित करते हैं। ये तरबूज है, खरबूजा है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, हम इसका उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलों का अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे कृषि विधियों के आधार पर। कृषि विधियों के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं? तो कृषि विधियों के आधार पर आपको खाद्यान्न फसलें देखने को मिलेगी, जो अभी हम चर्चा कर कर आए हैं। व्यावसायिक आधार पर फसलें हमने उसको अलग से वर्गीकृत किया है। बागानी फसलें जो बड़े बड़े बागों में उगाई जाती हैं, और उद्यान फसलें जो कि उद्यान क्षेत्र या छोटे क्षेत्रों में उगाई जाती है, मोस्टली उसमें फल सब्जियां इनको हम शामिल करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि को विधि के आधार पर। कौन कौन सी विधि के आधार पर हम उसको पैटर्न पर हम उसको उत्पादित करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि में हम क्या पढ़ रहे हैं? पैटर्न के अकॉर्डिंग। और कौन सा पैटर्न की है, कौन से पैटर्न पर है? विधि के अनुसार, ठीक है। फसलों पर जो आधारित जो विधियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की विधियाँ, उसके आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें नंबर 1 क्या है? खाद्यान्न फसलें। नंबर 1 क्या है? खाद्यान्न फसलें, यानी कि खाने योग्य फसलें, ऐसी फसलें जिसका हम उपयोग करते हैं खाने के लिए, भोजन के रूप में। तो देखिए, खाद्यान्न फसलें भी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, जौ और दालें। यानी इसमें हमने सब शामिल कर लिया। इसमें हमने क्या कर लिया? इसमें हमने सब शामिल कर लिया। अभी हमने जब चर्चा हम कर रहे थे ऋतुओं के आधार पर, तो वह सभी मोस्टली फसलें खाने योग्य हैं, ठीक है। कुछ फसलों को छोड़ दें तो मोस्टली फसलें खाने की हैं, लेकिन उनको हम ऋतु के आधार पर बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ हम खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर चाहे रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, सब मिक्स हो जाएगी जो खाने योग्य हैं। तो चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और दालें, ये सभी चीज़ें कैसी हैं? सभी वस्तुएं, सभी फसलें कैसी खाने योग्य हैं, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया खाद्यान्न फसलों में। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, ठीक है। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें यानी ऐसे फसलें जिनसे हम क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, जिनको हम बेचकर हम क्या प्राप्त कर लें? नकदी प्राप्त कर लें। तो इन्हें नकदी फसल भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप, ठीक है। जिससे हम व्यवसाय कर पा रहे हैं, जिससे हमें कुछ नकदी प्राप्त हो रही है, ऐसी फसलें या इन्हें औद्योगिक फसलें भी कहते हैं, यानी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में जाके
कोई किसी ना किसी बड़े उद्योग को जन्म देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे, पहले हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो व्यावसायिक फसलें क्या हो गई कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम व्यवसाय यानी बेचकर हम उसके कुछ ना कुछ कैश प्राप्त करते हों, और या फिर हम उसे उद्योग में कच्चे माल के रूप में लेते हैं। ऐसी फसलें मुद्रादायिनी फसलें कही जाती हैं या इन्हें कैश क्रॉप कहते हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, गन्ना। अब आपने गन्ने का नाम कहाँ सुना था? आपको ध्यान होगा गन्ना हमने पढ़ा था खरीफ की फसल में। ठीक है, लेकिन गन्ने से क्या बनती है? चीनी। गन्ने से क्या बनती है? चीनी। तो गन्ना तो फसल के रूप में हमें प्राप्त हो गया, लेकिन चीनी बनने का प्रोसेस कहाँ होगा? उद्योगों में। कहाँ पर? उद्योगों में। तो गन्ना कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज़ में जाता है, और फिर वहाँ उसका रस निकाल के फिर चीनी बनाई जाती है। नंबर 2, जैसे कपास। जैसे क्या है? कपास। अब कपास का जो पौधा है, कपास जो है, ये कपास हमें प्राप्त हुआ, और कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। ठीक है, सूती वस्त्र बनता है। तो ये कपास जाएगा कहाँ पे? इंडस्ट्री में, और वहाँ जाके फिर क्या बन जाएगा? सूती वस्त्र बन जाएगा। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो उद्योगों में ये व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाती है। तो ये हो गया व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खाद्यान्न फसलें कौन सी है, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कौन सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बागानी फसलें, कि दोस्तों बागानी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है तथा पेय व औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। तो मुख्य रूप से बागानी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो विशाल बागानों में उत्पादित होती हैं। ठीक है, जैसे चाय है, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले, ये ऐसी जो फसलें हैं, ये ऐसी फसलें बड़े बड़े बागानों में होती हैं। और जैसे चाय है, कॉफ़ी, आपने देखा होंगे सीढ़ीदार खेत, इस प्रकार से सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहाँ पर इनको उगाया जाता है ताकि सीढ़ियों के माध्यम से पानी ज़्यादा रुके नहीं, जितनी इनकी आवश्यकता हो उतनी पानी की आवश्यकता हो, और पानी बहकर नीचे की ओर आ जाए। तो बहुत बड़े बड़े विशाल बागान होते हैं, उन बागानों में इस प्रकार की कृषि कार्य किया जाता है। तो उन्हें हम कौन सी फसल कहते हैं? उन्हें हम बागानी फसल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, उद्यान फसलें। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। तो उद्यान फसलों में मुख्य रूप से कौन सी फसलों को? मुख्य रूप से फल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। अब हम मुख्य खाद्यान्न फसलें की तरफ बढ़ चुके हैं, और उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर की यानी गेहूं का हम बात करेंगे। गेहूं की फसलें क्या होती है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गेहूं की फसल का वर्णन कीजिए। ठीक है, या पूछ लिया जाता है गेहूं की फसल का निम्नलिखित पॉइंट्स आपको दे दी जाएंगे, निम्नलिखित बिंदु आपको दे दी जाएंगे, उसके अंतर्गत आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब जो चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो सारी इम्पोर्टेंट है, और पॉइंट वाइज आप इसको लिखते चलें ताकि आपको पढ़ने में कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। देखिए नंबर वन है कि उत्तरी भारत की प्रमुख रबी की फसल, उत्तर भारत की प्रमुख रबी की फसल। ठीक है, और ये रबी की फसल क्यों है मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि ये समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है। कौन से भाग में बोई जाती है? समशीतोष्ण भाग में। क्योंकि देखो रबी की फसल, जो रबी की फसल होती है ना, रबी की फसल कौन से काल की है? तो पहले आप मुझे इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में कि रबी की फसल जो है वो कौन से काल की है। रबी की फसल जो है वो कौन से काल में, कौन से समय में बोई जाती है, कौन से समय में काटी जाती है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दोगे। फिर नेक्स्ट बात यह है कि समशीतोष्ण भाग में क्यों बोई जाती है? क्योंकि इसके लिए तापमान कम आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसके लिए तापमान हमें कम चाहिए, ज़्यादा इसके तापमान की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है। इसके लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 25 से लेकर 75 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात नंबर 1 कि उत्तरी भारत की प्रमुख रबी की फसल, नंबर 2 समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है, नंबर 3 तापमान इसका कितना है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, नंबर 4 वर्षा की आवश्यकता कितनी है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है, नंबर 5 हल्की दोमट चिकनी मिट्टी जो होती है ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो हम पॉइंट वाइज यदि इसको लिखेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी, और फिर आप वहाँ बोर्ड पैटर्न पर भी आप इसको फिर
पैराग्राफ वाइज लिख देंगे। तो कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखें ताकि पॉइंट वाइज आपको याद हो, लाइन ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ में लें ताकि चेक करने वाले को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को भी आपको ईजी रहे। भारत का 70% गेहूं का उत्पादन पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में किया जाता है। अब देखिए भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से आपको मिलेगा पंजाब में 21%, हरियाणा में 6% और उत्तर प्रदेश में 33%। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद कहाँ होता है? तो पंजाब में, और उसके बाद कहाँ होता है? तो हरियाणा में। अब भारत के मानचित्र में आप देखें तो भारत के मानचित्र में आपको ये रीजन उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। ये रीजन कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी भाग में। जैसे आप देखें इस वाले मैप में तो आपको क्या मिलता है? ये पंजाब रीजन है, ठीक है, ये हरियाणा रीजन है, ये यूपी रीजन है, अभी आपने राजस्थान का नाम भी सुना था तो ये राजस्थान रीजन है, एमपी का नाम सुना, ये एमपी रीजन। तो ये कर्क रेखा के सारे कहाँ हैं? उत्तर में। कर्क रेखा के सारे कहाँ हैं? ऑलमोस्ट उत्तर में। ठीक है, यूपी उत्तर में है, यूपी, पंजाब, हरियाणा ये तो 100% उत्तर में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान भी मोस्टली उत्तर में ही आता है। ठीक है, कर्क रेखा के लगभग उसका जो 90% एरिया है वो उत्तर में आ रहा है। मध्य प्रदेश का कुछ भाग जो है वो 50% कर्क रेखा के दक्षिण में और कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन फिर भी हम देखें तो 4 रीजन जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और राजस्थान, ये मोस्टली सारे कहाँ हैं? उत्तरी भाग में स्थित है। इसलिए यहाँ पे समशीतोष्ण है। इसलिए यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है। ठंड में या शीतकाल में तापमान कम हो जाता है। अभी आप देखेंगे शीतकाल में तापमान कम हो जाएगा तो गेहूं की फसल के लिए तापमान भी हमें कम चाहिए, और शीतकाल में वर्षा भी कम होती है तो वर्षा की मात्रा भी हमें 25 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में कहाँ कहाँ ये उत्पादित की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। ये इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान की दृष्टि से है। अब देखिए भारत की दृष्टि से, अब हम बात करेंगे राजस्थान की दृष्टि से कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है। ठीक है, तो मोस्टली आपको इसमें 3 नाम तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, ये आपको 3 नाम जरूर ध्यान रखने हैं। ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। और भारत की दृष्टि से आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उत्पादन की दृष्टि से गेहूं जो है उसमें हम तीसरा स्थान रखते हैं। कौन सा स्थान रखते हैं? तीसरा स्थान। यानी चीन का स्थान आता है नंबर 1, फिर अमेरिका आता है और फिर भारत तीसरे नंबर पे भारत आता है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादकता, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से, अब देखिए हरित क्रांति को आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि हरित क्रांति है क्या, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखिए हरित क्रांति का प्रभाव क्या होता? 1967 की बात है। एक सन है 1960, एक सन है 1960 और एक सन है 1960s। ठीक है, 2 सन है। 1960 का जो समय है, इस समय विश्व स्तर पर हरित क्रांति हुई थी, विश्व स्तर पर हरित क्रांति हुई थी। और 1967 का जो सन है, इसमें भारतीय स्तर पर हरित क्रांति हुई, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति हुई। और हरित क्रांति का डिटेल अध्ययन हम बाद में करेंगे। यहाँ मैं कुछ आपको बेसिक बात बता देता हूँ। हरित क्रांति संबंध क्या है? हरित क्रांति का मतलब ये था कि कम समय में अधिक उत्पादन करना, कम समय में अधिक उत्पादन करना, यानी कि उन्नतशील बीज, खाद का प्रयोग करते हुए, मशीनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ा देना, कम समय में उत्पादन को बढ़ा देना, ये हरित क्रांति संबंधित है। और भारत में जो हरित क्रांति हुई वो मोस्टली गेहूं और चावल पे की गई। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ उस समय 1967 के बाद में, जब हरित क्रांति को हमने अप्लाई किया 1967 में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन किसका हुआ था? गेहूं और चावल का। बाकी अन्य फसलों का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाया, उत्पादन इतना नहीं हो पाया जितना, मतलब बेशुमार उत्पादन हुआ किसका? गेहूं का और चावल का। यानी इतना उत्पादन हो गया कि हमें स्टोरेज करने के लिए जगह कम पड़ गई।
तो वो कहलाती है हरित क्रांति। कि हरित क्रांति के समय गेहूँ, विशेषकर गेहूँ और चावल का उत्पादन अधिक देखने को मिला। तो इससे हमारा देश क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और आज हम गेहूं के प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर हैं विश्व की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक अन्य फसलों को और देख लेते हैं। ये पूरा आपको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। आप मैप भी बनाएंगे, मैप में लोकेशन भी आप बताएंगे कि कहाँ पंजाब है, कहाँ हरियाणा है, क्योंकि मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैप बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैप लगाना है, उसमें लोकेशन, गेहूं की फसल आप दिखा रहे हैं तो एक मैप में आप अलग अलग पेन के माध्यम से, यदि आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो आप अलग अलग पेन के माध्यम से, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अलग अलग पेन के माध्यम से एक मैप में 2 से 3 फसलें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वो या फिर एक मैप में आप एक फसल में एक मैप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो स्पष्ट रूप से आपको पता चलता रहे कि हम कौन सी फसल पढ़ रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको मैप भी बताता जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे कार्य करना है। आगे चर्चा करते हैं हम चावल की, बात करते हैं। तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। तो चावल का हम यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। यदि हम एक सप्ते में भोजन के अंतराल में देखें तो लगभग 2 से 3 बार या 2 बार तो चावल बन ही जाता है, और खाद्यान्न फसलें हैं और बच्चों की फेवरेट है ये चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है, इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में चावल की पैदावार उष्ण कटिबंधीय भागों में होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आता है, बार बार ये पैदावार वर्ड आता है। ठीक है, ये जो वर्ड आता है इसकी जगह आप लिखिए उत्पादन। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, उत्पादन या उत्पादित। ठीक है, ये आप यूज़ में ले सकते हैं, उत्पादन या उत्पादित, ये अच्छा वर्ड है। देखिए, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। तो आपको पता होगा ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है, खरीफ की मुख्य फसलें। भारत में चावल की पैदावार, या यूँ कहें भारत में चावल का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। भारत में चावल का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है, यानी ऐसा भाग जहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक रहता है। अधिक से मतलब नॉर्मल। ठीक है, अब हम देखें तापमान लगभग यहाँ 16 से 27 डिग्री, तो लगभग इतना तापमान बना रहे, और वर्षा भी लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती हो, यानी वर्षा भी अच्छी हो, वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। यदि वर्षा नहीं होती तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? सिंचाई का। वर्षा नहीं होती है तो हमें फिर किसका सहारा लेना पड़ेगा? सिंचाई का। और तापमान भी अत्यंत होना चाहिए, तापमान भी अच्छा खासा होना चाहिए। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी, घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, भारत में वर्षा के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि आपको तापमान ध्यान रखना है, वर्षा ध्यान रखनी है, किस प्रकार की फसल वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर प्रश्न बीच में से पूछ लिया जाता है कि भारत में चावल की जो 3 किस्में वो कौन कौन सी हैं, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अमन, ये शीतकाल में बोई जाती है। कब? अमन कब बोई जाती है? शीतकाल में। फिर है आउस, ये शरद काल में बोई जाती है, जब थोड़ा ठंड होना शुरू होती है शरद काल में बोई जाती है। और बोरो, और कौन सी फसलें? बोरो, और ये बोरो कब बोई जाती है? ग्रीष्म काल में। कब बोई जाती है? ग्रीष्म काल में। इसका मतलब ये हुआ कि चावल का जो उत्पादन है, वो चावल का उत्पादन मोस्टली हम पूरे 12 माह करते हैं, मोस्टली हम पूरे 12 माह करते हैं। उसका एक कारण क्या होता है दोस्तों? क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं, ये उष्ण कटिबंधीय फसलें, इसलिए ये पूरे वर्ष भर लगभग बोई जाती है, क्योंकि तापमान लगभग बना हुआ रहता है। वर्षा भले इतनी नहीं हो, लेकिन हाँ, ग्रीष्म काल के बाद जो वर्षा का समय होता है, वर्षा काल का समय होता है, उसमें तो वर्षा बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिन रीज़न की अभी हम बात करेंगे वहाँ वर्षा आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन शीत ऋतु में फिर सिंचाई के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से हम क्या करते हैं? इन फसल को प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात शीतकाल में होता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि शीतकाल में ज़्यादा बोई जाती है, इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट,
यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो आप इसको चेंज कर लीजिए। हाँ, ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। चावल की 3 फसलें, हाँ अमन जो है ना, अमन, ये अमन है ग्रीष्मकालीन या मानसून कालीन। ठीक है, इसको आप मानसून कालीन कर लो ग्रीष्मकालीन की बजाय। इसको आप चेंज कीजिए, शीतकालीन यहाँ गलत लिखा हुआ है। अमन जो है ये मानसून काल की फसल है, यानी कि लगभग जून जुलाई वाला जो समय होता है वो मानसून कालीन फसल। ठीक है, ये करेक्शन कीजिए। और उसके बाद जो औस या आउस, ठीक है, इसको आउस भी कहते हैं और औस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। ये शरतकालीन की बजाय इसको आप शीतकाल कर लो, शीतकाल। ये शीतकाल बिल्कुल सही है, और बोरो ग्रीष्मकाल तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि ये इस कारण इसे इस खरीफ की फसलों में की श्रेणी में शामिल किया जाता है। देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग जो है वो अकेला पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। आंध्र प्रदेश में 14% हो जाती है, उत्तर प्रदेश में 12%, उसके अलावा उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में, उसके अलावा आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं, मेनली ऐसे राज्य जो पर्वतीय नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तो इसमें से पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये आप ध्यान रखें, ताकि आपको जब मेंटेन करना पड़े मैप तो वहाँ आप अच्छे से कर सकते हैं। और राजस्थान की भी यहाँ पे चर्चा होती है, राजस्थान में भी यहाँ उत्पादित किया जाता है। और राजस्थान में ये मोस्टली कहाँ उत्पादित होता है, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी वाले रीजन में देखने को मिलता है। और भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे गेहूं में भी चीन है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे भारत है। जबकि चावल की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे है, और प्रथम स्थान पर कौन बना हुआ है, चीन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दो मुख्य खाद्यान्न फसलें, एक गेहूं और एक चावल की हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अन्य फसल की, यानी मक्का की हम बात करेंगे। जब तक आप मैप में देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि चावल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है कि चावल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है, यूपी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये उड़ीसा रीजन है, ये आंध्र प्रदेश रीजन है, राजस्थान आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मुख्य जो राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाए, मैप रीडिंग से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपको कोई लोकेशन दे दी जाएगी पश्चिम बंगाल, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अंकित करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमने गेहूं और चावल को आज पूरा कर लिया है। कौन कौन सी मुख्य बातें थी उस पर हमारी चर्चा हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की फसलों की चर्चा करेंगे। जब तक आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए और इसी तरह से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट देने की कोशिश करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चलता रहे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।